हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। पी जो है वो 3 के हर एक मल्टीपल से डिवाइड होगा तो 6 का और 18 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा ये तो श्योर शॉर्ट है। लेकिन के 93 का भी होगा ये जरूरी नहीं है। डिवीजन एल्गोरिथम मुझे बताती है सारे इरेशनल नंबर के अंदर ये सारी वैल्यू दे रखी है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नादिश बशीर और हम आज आपसे बात करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पहला चैप्टर की बात करेंगे रियल नंबर की। सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मेरे बच्चों, सीबीएसई ने इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो रेशो है वो बढ़ा दिया है। मतलब पहले भी दिया करता था लेकिन अब थोड़े और ज्यादा देंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका एनसीईआरटी वाली बुक से लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका मतलब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन वो नहीं होते, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो सीबीएसई ने इस साल अपनी वेबसाइट पर इन पेपर को रिलीज किया है कि हम इस बार किस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं। तो उसी क्वेश्चंस को, उसी मॉडल पेपर को जो सीबीएसई ने रिलीज किया है वो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज है रियल नंबर का पहला टॉपिक। इसमें जो हम आपसे बात करेंगे वो सारे वो क्वेश्चन है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जो सीबीएसई ने खुद अपनी वेबसाइट पे रिलीज किए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ये प्रिपेयर होना है कि थोड़ी सी चीजें इससे अपर लेवल की हमें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हमने एनसीईआरटी में बिल्कुल लिमिटेड इतना सा पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा हुआ है, इरेशनैलिटी क्या होती है, क्या पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, और क्या है उसमें इरेशनैलिटी और इरेशनैलिटी को प्रूव करिए, और एलसीएम एचसीएफ के बहुत आसान आसान पार्ट है। बेसिकली टॉपिक सब वही यूज करेगा, सब वही बातें करेगा, लेकिन उसका जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ा दिया है उसने। समझ रहे हैं बात को? तो ये थोड़ा सा इसमें आज देखेंगे। आप देखिए कि किस तरह से इसने हमसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पी एक प्राइम नंबर है और के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स के स्क्वायर देन विच ऑफ दीज इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय p। मतलब अगर p डिवाइड हो रहा है के स्क्वायर से तो इनमें से किससे p और डिवाइड हो जाएगा? k से, 7k से, k क्यूब से, किससे डिवाइड हो जाएगा? आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, थ्योरम आई थिंक 1.2 दे रखी है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स बाय p स्क्वायर देन if p any prime number divided by any square number then it's also divisible by its square root। तो कोई भी नंबर अगर k स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वो k से तो डिवाइड होगा अल्टीमेटली, ये तो क्लियर है बिल्कुल, है ना। अगर k से हो रहा है डिवाइड तो 7k से भी होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 7k भी मल्टीपल है। जैसे आपने सुना होगा कि p एक नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, ठीक है, तो p जो है वो 3 के हर एक मल्टीपल से डिवाइड होगा, मतलब 3m से डिवाइड हो जाएगा। वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये याद रखना, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3m से भी होगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि p के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो सर जी p k से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर p k से डिवाइड हो रहा है तो p 7k से भी डिवाइड होगा, और इससे भी डिवाइड हो जाएगा k क्यूब से। तो कैसे हो जाएगा? जब k स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, k से डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं इसको k से मल्टीपल कर दूं, अब मैं k स्क्वायर को का मल्टीपल कुछ भी ले लूं, जब कोई नंबर, जब मैं यहां पर एक बात ये कह रहा हूं, जब मैं यहां पर एक बात ये कह रहा हूं कि सर जी कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, मान लीजिए 7 को हटा दीजिए, दे रखा है, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, सही है, तो अब ये 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सब से डिवाइड होगा। सही है सर? सही कह रहे हैं।
तो m पॉजिटिव इंटीजर है, m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो क्या p 6 इंटू 6 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो जब डिविजिबल है तो ये p इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हो गया ना। जब ये 6 स्क्वायर हो गया तो अब मैंने कहा 6 स्क्वायर एक नंबर है जिसको मैंने कह दिया k है। तो p अगर k से डिविजिबल है तो k इंटू k से भी तो हो जाएगा मेरे यारों, होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। तो k स्क्वायर के मल्टीपल से सबसे वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें k अपॉन 2 से नहीं होगा। सर k अपॉन 2 से क्यों नहीं होगा? k अपॉन 2 से इसलिए नहीं होगा कि यहाँ जो k का मल्टीपल है वो 1 अपॉन 2 है, इंटीजर नहीं है। हम कहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो जो मल्टीपल हो, ये 1 अपॉन 2 है। 1 अपॉन 2 का मतलब 0.5, और 0.5 इंटीजर नहीं होता है। इसीलिए अगर p कोई प्राइम नंबर है और k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर p डिवाइड हो रहा है k स्क्वायर से तो वो k से भी होगा, 7k से भी होगा, और k क्यूब से भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन के, 7k एंड k क्यूब। समझ में आ गई है बात ना? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हो गया, हुआ हुआ हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगर रूट एन, ये रूट एन एक नेचुरल नंबर है और एन 1 से बड़ा है, एन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, विच ऑफ दीज कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर, 6 के प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। तो विच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2, 4 और ये 3, ये यूनिक है। इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, लेकिन लिखूंगा यही नंबर। तो इसने यही कहा है कि एक्सप्रेस है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इनमें से किस किस को मैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम की फैक्टर्स में लिख सकता हूं? ठीक है, चलिए, पहला है अंडर रूट एन। अंडर रूट एन को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखा जा सकता है क्या? बताइए जल्दी से। तो पहला नंबर, पहला ऑप्शन है अंडर रूट एन। अंडर रूट एन को मैं कोई नंबर m मान लेता हूं जो कि नेचुरल है, क्योंकि n नेचुरल है। तो स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। अगर m मेरा नेचुरल नंबर था तो मैं m स्क्वायर को क्या इसके प्राइम फैक्टर में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। भाई मेरे पास दो एक नंबर है, मैंने इसका स्क्वायर किया, कितना हो गया? 4। तो क्या 4 प्राइम फैक्टर में नहीं लिखा जा सकता? अगर मान लीजिए मेरे पास ये 3 था तो मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 9। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 3 इंटू 3? या ये मेरे पास 5 था तो मैंने 5 स्क्वायर कर दिया, तो ये नहीं हो सकता क्या 5 इंटू 5? तो कोई भी नंबर अगर अंडर रूट एन की फॉर्म में है और एन नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है तो मैं उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं। समझ में आ गई है बात? तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये होगा। ठीक है, दूसरा एन, एन तो हमने कहा ही है कि एन इज इक्वल टू, अगर एम स्क्वायर है और एम नेचुरल नंबर है तो इसके भी फैक्टर लिख सकते हैं। तीसरी बात आती है अंडर रूट एन अपॉन 2। तो अंडर रूट एन अपॉन 2 इज इक्वल टू मतलब एम अपॉन 2। तो एम अपॉन 2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। एम अपॉन 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। भाई अगर मैं m को 3 ले लूं तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा 1.5। क्या 1.5 के आप फैक्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर जी, 1.5 के फैक्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट n अपॉन 2 है इसको मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूं। तो मेरा आंसर होने वाला है कि मैं इसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, मतलब 1 को और 2 को। तो ओनली 1 एंड 2 इज माय आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे जाएंगे। हो गया?
नेक्स्ट, द HCF ऑफ K and 93 is 31, where K is a natural number, which of these can be true for some values of K? अगर K और ये कह रहे हैं कि HCF ऑफ K और 93 जो होगा वो 31 होगा, सही है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किन्हीं भी दो नंबर का अगर आप HCF निकाल रहे हो तो अब उसमें से उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। जैसे कि मैं ये कहूं कि 6 का और 18 का कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो 6 का और 18 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? जैसे ये है, 6 के फैक्टर कितने होंगे? 3 इंटू 2, और 18 के कॉमन फैक्टर कितने होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2, इसका जो कॉमन फैक्टर है 6 है। तो मतलब ये 6 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा इनमें से कुछ भी और बाहर नहीं लिया जा सकता है। तो इसी तरह से K और 93 का जो कॉमन फैक्टर है वो 31 है। तो K क्या होगा? क्या K मल्टीपल होगा 31 का, या K मल्टीपल होगा 93 का, या K कोई इवन नंबर है, या K कोई ऑड नंबर है? तो भैया जी जो आपने यहां लिया है K और 93 का HCF 31, तो K 93 का भी मल्टीपल होगा और K 31 का भी मल्टीपल होगा, तभी ये इसके फैक्टर में आया है, अदरवाइज ये इसके फैक्टर में नहीं आता। इसका मतलब K इज अ मल्टीपल ऑफ 31 एंड K इज अ मल्टीपल ऑफ 93। समझ रहे? तो ओनली, और अच्छा एक चीज और है, K इज एन इवन नंबर और K इज एन ऑड नंबर। 31 कैसा है हमारा? इवन है या ऑड है? ऑड है। तो भाई ऑड भी हो सकता है, इवन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 31 का जो फैक्टर है या 93 का K का जो फैक्टर आएगा वो इवन होगा ही नहीं। अगर इवन होता तो ये वैल्यू नहीं निकाल कर देता। तो ये हमारा ऑड नंबर भी हो सकता है। तो ओनली फर्स्ट और सेकेंड है, कुछ गलती हो रही है क्या? ये भी है ना, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, या ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, या सेकंड और थर्ड? कछु मैं भूल रहा हूं क्या? एक बार चेक करिए जरा, देखिए कुछ छूट रहा है क्या। यार मुझे लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहे, पॉइंट छोड़ रहे हैं कुछ। HCF of K and 93 is 31, ठीक है, 90 and 31। K is a natural number, which of these can be true for some values of K, ठीक है भाई। अगर K मल्टीपल है, दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जल्दी में कर दिया क्वेश्चन शायद। K is a multiple of 31, अगर K मल्टीपल है 31 का, तो भाई यहाँ पर ये हो सकता है कि 93 जो नंबर है मेरा, ये हो सकता है कि 31 इंटू 3 हो जाए। भाई 93 31 इंटू 3, 31 इंटू 3 यानी कि यहाँ पर 31 होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि HCF जो है 31 और 93 का भी तो कितना आएगा? 31 आएगा। तो 93 के जो फैक्टर है वो क्या है? 31 इंटू 3। तो अगर यहाँ हम ये कह रहे हैं कि K HCF जो होगा K और 93 का 31 होगा, तो K इज अ मल्टीपल ऑफ 31। हाँ सही है कि K 31 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि K 3 का भी मल्टीपल हो। तो इसका मतलब K 93 से जरूरी नहीं है कि K मल्टीपल 93 का भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है? 3, तो 3 तो मल्टीपल नहीं होगा इसका। अगर यहाँ पे मैं 31 ले लूँ, अगर मैं यहाँ 31 रख देता हूँ, तो 31 और 93, तो 31 और 93 तो दोनों अलग अलग चीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि K इज अ मल्टीपल ऑफ 31, बट K इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 93। K 93 का मल्टीपल नहीं होगा। क्यों? क्यों बात सुनिए, अगर K यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ कि HCF ले लो मैं यहाँ पर किसका? 62 और 93 का, तो K की जगह 62 आ गया। 62 तो 93 का मल्टीपल नहीं है, नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगर K और 93 का HCF 31 है
तो के 31 का तो मल्टीपल होगा, ये तो श्योर शॉर्ट है, लेकिन के 93 का भी होगा ये जरूरी नहीं है। तो के यहां पर हमने 62 ले लिया, तो 62 93 का मल्टीपल कहाँ है, नहीं है, तो ये हमारी बात गलत हो जाएगी, है ना, गलत हो जाएगा। अब इसने कहा क्या के इवन नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 62 और 93 तो के इवन नंबर है, ये भी बात सही है। क्या के ऑड नंबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि मैं अगर ये कह दूं कि SC1 SCF 31 और 93 का क्या होगा, तो 31 हमने निकाला, तो भाई 31 तो आ रहा है, तो के ऑड भी हो सकता है, तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा, दैट इज ऑप्शन 3। तो थोड़ा जल्दी हो गई, चलिए कोई नहीं, जल्दी से करेंगे। तो अब यहां से हमने क्या बात सीखी कि अगर हम दो नंबर का SCF ले रहे हैं तो जो दोनों नंबर हैं यहां पर उसका फैक्टर तो यहां मौजूद होगा, वो तो होगा क्योंकि SCF है, लेकिन ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पूरे कॉमन मल्टीपल होंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जरूरी क्या है कि दोनों नंबर जो यहां होंगे उसका मल्टीपल यहां मौजूद होगा, ठीक है। जैसे k का मल्टीपल 31 है, लेकिन k 93 का भी मल्टीपल है ये जरूरी नहीं है। तो आज ये बात क्लियर हो चुकी है हमारी कि दो नंबर अगर दे रखे हैं तो उनमें जरूरी नहीं है कि अगर SCF उनका है तो उन दोनों का भी मल्टीपल वो आपस में हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे। P और Q दो नेचुरल नंबर है सच दैट P बड़ा है Q से, वेयर P इज डिविजिबल बाय Q एंड द रिमाइंडर इज R। अगर P डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है Q से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, R बच रहा है। अब आप याद करिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कि आपने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर किसी का डिविजिबल है तो P इज इक्वल टू Q के प्लस R हो जाएगा, जो कि R जो होगा वो लाई करेगा 0 और P से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन P से हमेशा छोटा होगा, Q से, किससे, Q से। ये हमारी कंडीशन होती थी, P से नहीं Q से। जो P अगर डिवाइड हो रहा है किससे, Q से, और रिमाइंडर कितना बच रहा है R, तो P इज इक्वल टू Q के कुछ भी हो सकता है मल्टीपल, R बचेगा रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो तभी बचेगा जब या तो रिमाइंडर 0 होगा, R की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 कब होगी, जब P से ये P जो है वो Q को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो ये तब हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर R बच रहा है, तो वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा या Q से छोटा होगा। ये कह रहा है R क्या P माइनस Q हो सकता है, R क्या P माइनस Q हो सकता है, देखिए जरा, पानी पी लूं मैं जरा, देखिए R की वैल्यू क्या P माइनस Q हो सकती है, R कैन नॉट बी P माइनस Q। ये मना कर रहा है कि R की वैल्यू P माइनस Q नहीं हो सकती, क्यों कि R अगर P माइनस Q हो गया यानी R इज इक्वल टू P माइनस Q, यही तो कह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि R इज इक्वल टू P माइनस Q, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो जबकि उसने ये कहा है कि P Q से बड़ा है, अगर P Q से बड़ा है तो R भी Q से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कैसी आएगी, वो P से, P माइनस Q, P बड़ा ये छोटा, तो R भी किससे बड़ा हो जाएगा, Q से, जबकि हम मना कर रहे हैं R Q से छोटा। भाई कोई डिफरेंस ले रहे हैं बड़े नंबर में से छोटे नंबर में, P में से Q को माइनस कर रहे हैं और वो R निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई R Q से बड़ा होगा, R Q से बड़ा होगा जब तो निकल कर आएगा। जब R Q से बड़ा हो गया तो इसने कहा था R कैन नॉट बी P माइनस Q, ये बात गलत होगी, क्योंकि हम यहाँ इससे बता चुके हैं कि R हमेशा 0 या 0 से बड़ा और Q से छोटा होगा। R कैन बी आइदर Q और P माइनस Q, नहीं, R आइदर Q नहीं हो सकता भाई, R हमेशा Q से छोटा ही होगा, Q कभी नहीं हो सकता, और ना ही P माइनस Q हो सकता है। देख लीजिए R कैन आइदर बी P Q, ये बात जो कह रहा है क्या ये सही कह रहा है भाई, R कैन नाइदर बी Q नहीं हो सकता, R कैन आइदर बी Q नहीं, R नाइदर भी Q, R हमेशा Q से छोटा होगा मेरे लाडलों, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम मुझे बताती है कि अगर किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या कोशेंट से छोटा होगा, कोशेंट के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा
गलत है। आर इज डेफिनेटली लेस देन क्यू, हाँ ये इसकी बात सही है, आर डेफिनेटली लेस देन क्यू होगा, ये बात हम बता चुके हैं कि आर क्यू से छोटा होगा। तो ये इसकी बात 100% बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओनली सेकेंड, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ रहे हैं बात को? तो ये है हमारा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। इसमें देखेंगे ना तो ये जहां से आपको लॉजिकल सोचना है थोड़ा सा, क्योंकि ये वो नहीं है क्वेश्चन कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व वाले भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम पढ़कर आए हुए हैं पीछे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे चलेंगे। हो गया। अगला, दो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर्स आर शोन बिलो। ये भी मेरे लाडलो रियल है, ये भी मेरा रियल नंबर का मामला है। तो यहां रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अब आप ये देखिए कि इस वाले की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन वन की, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, बिल्कुल सही है। फिर इंटीजर की बात करें, इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, बिल्कुल सही है भाई। रेस्ट होल नंबर में नेचुरल आ जाते हैं क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं इंक्लूडिंग जीरो। होल के अंदर सारे नेचुरल होंगे, और इंटीजर में सारे होल भी होंगे और नेचुरल भी होंगे, क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन भी यही थे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स, बिल्कुल सही है। क्या रैशनल नंबर में इंटीजर आ जाएंगे? सर रैशनल नंबर में इंटीजर आ सकते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर, लेकिन रैशनल तो मेरे लाडलो पी अपॉन क्यू होता है ना। रैशनल क्या होता है? पी अपॉन क्यू। रैशनल जो होता है हमारा वो क्या होता है? वो होता है हमारा P अपॉन क्यू। ठीक है, बताइए जरा, क्या ये बात सही है? जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। क्या मिला? क्या मिला मेरे लाडलों? रैशनल नंबर में सारे नंबर आ सके, रैशनल इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर होल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल रियल नंबर होते हैं, जो कि दे रखा है हमें। तो मेरे हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि रैशनल के साथ ये पूरा दिया हुआ है, इरेशनल को अलग दिया हुआ है। यहां पर अगर आएंगे तो रैशनल और इरेशनल, मतलब सारे इरेशनल नंबर के अंदर ये सारी वैल्यू दे रखी है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये गलत बात है मेरे लाडलों, ये बिल्कुल गलत बात है। इसने इरेशनल नंबर को अलग सेपरेटली किया है, इसने इसके सेट में इसको लिख दिया है, इसने इसके सेट में लिख दिया इसको कि इरेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली बात हमारी सही है। विच रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट? ओनली रिप्रेजेंटेशन वन इज करेक्ट। आई थिंक आगे होगा इसका आंसर, आगे नहीं है, यही है। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमारी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। बीटा एंड गामा आर पॉजिटिव इंटीजर, और एचसीएफ ऑफ बीटा एंड 630 इज 210, और गामा और 110 का एचसीएफ है 55। आपको निकालना है बीटा से 60, गामा एंड 110 का डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके कि इनका एचसीएफ क्या आएगा। चलिए भैया स्क्रीनशॉट ली, वो पढ़िए जरा, हम चाय ले लें अपनी, एक सेकंड चाय ले लें, है ना। क्या आ रहा है? कुछ मिल रहा है? देखिए, कुछ थोड़ा लिख देता हूं कि एचसीएफ ऑफ क्या है, बीटा और 630 कितना है भैया जी? 210 है। और एचसीएफ ऑफ क्या है, किधर गया, हाँ, डेल्टा और 110 55 है। आपसे कह रहा है कि एचसीएफ निकाल दो आप बीटा, 630, डेल्टा और 110 का, ये मांग रहा है, निकाल देंगे। एक प्रॉपर्टी होती है एचसीएफ की, क्या होती है कि आप एचसीएफ अगर निकाल रहे हो इसका, तो एचसीएफ ऑफ
बीटा कॉमा 630 और HCF ऑफ डेल्टा 110। तो इसका HCF कितना था? इसका HCF कितना था? 210। और इसका HCF कितना था? 55। तो बेसिकली आपको 210 और 55 का HCF निकालना है। समझ गए? ये प्रॉपर्टी होती है HCF की कि HCF बट जाएगा दोनों में अलग अलग। 210 का और 55 का HCF यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सी एल्गोरिथम? यानी कि ये वाली 210 इज इक्वल टू 55 इंटू, ये करते थे ना हम लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम वाला पार्ट, उसी से निकालना है। कैसे निकालेंगे वही देखना है बस। तो 55 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से नहीं करूंगा, 3 से करूंगा। 15 150 160 165 प्लस 35 और 10 45 45 210 को इस तरह से हमने कर दिया ब्रेक। इसके अलावा इसको और ब्रेक करते चले जाते हैं, ऐसे ही इसको आगे ब्रेक करते चले जाएंगे और ये हमारा निकाल कर हमें दे देगा। फिर क्या करेंगे? फिर ये 55 को लिखेंगे यहाँ पर, फिर ये 45 इधर आ जाएगा, फिर ये 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 10। फिर ये 45 को यहाँ लिखेंगे, फिर ये 10 यहाँ आ जाएगा, फिर ये कितनी टाइम जाएगा? 4 टाइम 40 और फिर 5 लिख लेंगे, फिर 10 यहाँ लिखेंगे, फिर 5 यहाँ लिखेंगे, कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम्स और रिमाइंडर बिकम 0। तो ये जहां पर जाके आ जाए दे देगा आंसर आपको, वही HCF होगा इसका। तो HCF ऑफ 210 और 55 इज इक्वल टू 5। तो ये है हमारा HCF किसका? 210 और 55 का। तो देख लीजिए आप, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव बेस में। क्लियर है? तो आज का हम कार्यक्रम अपना यही समाप्त करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे डिस्कस हमने किए, ये कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके और क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे जाइए यूट्यूब लिंक पर जाएंगे तो वहाँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट और बाकी और पार्ट देखने के लिए पूरे चैप्टर वाइज के हमने इसके वीडियोस बनाए हुए हैं, लेक्चर्स हमारे बने हुए हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, वहां आपको सारे चीजें मिलेंगी, कैसे कैसे क्या क्या हम आपको देना चाहते हैं, क्या क्या हम आपके लिए कर रहे हैं, कितना आपको गाइडेंस वहां मिल सकती है। आप वहां से जाके उसको परचेस करिए और बाकी आगे के कॉम्पिटेंसी पार्ट आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं। मैं आपको वेबसाइट का थोड़ा सा दिखा देता हूं कि किस तरह की हमारी वेबसाइट है। ये हमारी वेबसाइट है, शिक्षा मी क्लासेस के नाम से हमारी वेबसाइट है और आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये वेबसाइट में हमारा एक कोर्स जो है वो ये है कि एक तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं और अगर आप देखें तो हमारा ये 3 पैकेजेस हैं जो हम आपको दे रहे हैं। एक 199 है, एक 399 है और एक 699 है। 199 वाला जो पैकेज है उसमें हम आपको 10 साल के PYQs रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, जिसमें सारे तरह के हर टाइप्स के आपको MCQs, मतलब MCQs, असर्शन रीजन और जो थ्योरेटिकल हमारे जो भी क्वेश्चन है वो सारे मिलेंगे आपको। वो सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि डाउट सेशन है आपका, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये केवल 199 रुपीज में आपको, आप इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें, दूसरा जो पैकेज है वो है 399 का। इसकी खास बात ये है कि ये वाला जो पैकेज है वो यहाँ आकर इंक्लूड हो जाएगा, इसके साथ इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो 399 में हम आपको दे रहे हैं कैप्सूल, जो 50 डेज का क्रैश कोर्स है, वो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर हर सब्जेक्ट का, PCM और अपना बायोलॉजी, साइंस और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स जो आपके
बोर्ड्स में पांचों सब्जेक्ट जो हैं उन सारे चैप्टर्स की, उन सारे सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रॉपर आपको मिल सकते हैं 399 में, और ये आपके साथ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा जो बात है वो ये है कि आपको ये दोनों चीजें जो मिल रही हैं उसका लाइफ टाइम एक्सेस है। मतलब ये आप कभी भी एक्सेस इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड के बाद इसका एक्सेस आपका चाय खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती। तो ये जो है ना, ये आपके पास हमेशा रहेगा, इसका लाइफ टाइम एक्सेस है, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैकेज है वो है 699 का। 699 में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 50 डेज क्रैश कोर्स की, जिसमें आपको प्रॉपर प्लानर मिलेगा आपकी 50 डेज का, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, वो आपको यहाँ मिलेगा 699 में। उसके अलावा ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैकेज इसमें एड ऑन हो जाएंगे 699 में। कुछ भी नहीं है, बहुत मिनिमम प्राइस है। इतने मिनिमम प्राइस में आपको ये सब चीजें मिलना इम्पॉसिबल है, और जो फैकल्टी आपको मिलने वाली है, जो गाइडेंस मिलने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है। तो इसीलिए आप बिना देर किए हमारे इस पैकेज को परचेज कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो हमारे काउंसलर प्रशांत सर से बात कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वायरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसको आप अवेल कीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर यहाँ आते हैं तो हम बहुत अच्छा लगेगा, फिर यहाँ पर और चीजें सीखने को मिलेंगी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो 15-20 क्वेश्चन है, इसी तरह के हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस को भी क्लियर करेंगे और आपके बेसिक्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।